क्या सड़क के किनारे बनी एक मामूली सी दुकान हमें समाज की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाइयों के बारे में बता सकती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता ए रोड साइड स्टैंड में हम ठीक यही देखने वाले हैं। नमस्कार, और चलिए आज इस दिल को छू लेने वाली कविता की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम सड़क किनारे बनी किसी ऐसी दुकान पर रुके हों? ये सवाल हमें सिर्फ एक दर्शक नहीं बनाता, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी उन हजारों गाड़ियों में से एक तो नहीं जो बस वहां से गुजर जाती हैं। कविता की एक लाइन है जो मानो इसके पूरे दर्द को, पूरे सार को अपने अंदर समेट लेती है, कहीं न गई बातों का भरोसेमंद दुख। ये लाइन उन अनकहे सपनों और उन टूटी हुई उम्मीदों की तरफ इशारा करती है जो सड़क किनारे रहने वाले उन लोगों के दिलों में कहीं दबी हुई हैं। ठीक है, तो अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कवि का बैकग्राउंड क्या है और कविता की आर्थिक और भौतिक सेटिंग क्या है। इसे हम कह सकते हैं फ्रॉस्ट की सड़क किनारे की हकीकत। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन कवि थे। उनकी कविताओं में अक्सर इंसानी पीड़ा, गांव की जिंदगी और आर्थिक असमानता जैसे विषय हमें मिलते हैं। और जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो है उनका स्टाइल, एकदम सरल भाषा में बहुत गहरी फिलॉसफिकल बातें कहना। और यही अंदाज हमें रोड साइड स्टैंड में देखने को मिलता है, जहां वो गांव के गरीबों की कठोर सच्चाई को बड़ी गहरी हमदर्दी के साथ हमारे सामने रखते हैं। कविता में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। ये दुकान एक डोल ऑफ ब्रेड यानी भीख या दान के लिए नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये स्टैंड भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से कमाने का एक मौका मांगने की गुहार है। वो लोग भीख नहीं चाहते, वो अपनी मेहनत का सम्मान चाहते हैं, वो भी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये लाइन तो इस आर्थिक असंतुलन को बड़े ही शानदार ढंग से दिखाती है। शहरों के फूल का ये जो मेटाफर है, ये बताता है कि शहरों की जो चमक दमक है, उनकी जो खुशहाली है, वो उसी पैसे पर टिकी है जो गांव से आता है। मतलब असल में गांव धन पैदा करते हैं और शहर उसका मजा लेते हैं। चलिए अब कविता के सबसे बड़े संघर्ष पर आते हैं, जहां दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ शहर के अमीर लोग और दूसरी तरफ गांव के गरीब। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक ही सड़क दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को बांटती है। एक तरफ है पॉलिश ट्रैफिक, यानी चमचमाती गाड़ियां जिनमें बैठे लोगों का दिमाग हमेशा आगे की योजनाओं में अपने फायदे में लगा रहता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बस उस ट्रैफिक से कुछ सिक्के अपनी तरफ आते देखना चाहते हैं। शहर वालों को लगता है कि यह स्टैंड नज़ारे को खराब कर रहा है, जबकि असल में वो स्टैंड ईमानदारी की मेहनत का एक प्रतीक है। जरा शहर के यात्रियों की शिकायतें देखिए, कितनी छोटी और कितनी सतही हैं। उन्हें इस बात से चिढ़ है कि ये दुकान लैंडस्केप यानी नज़ारे को खराब कर रही है। वो गलत स्पेलिंग वाले साइन बोर्ड और उस भद्दे से पेंट का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि शहर के लोग गरीबी को आर्थिक तंगी का नतीजा नहीं, बल्कि सुंदरता में कमी के तौर पर देखते हैं। उन्हें इंसानी पीड़ा से ज्यादा इस बात की चिंता है कि चीजें दिखने में कैसी लग रही हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि शहर और गांव के बीच की ये खाई सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि भावनाओं की और सोच की भी है। अब उस झूठी उम्मीद पर ध्यान देते हैं जो गांव के गरीबों को दी जाती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के जरिए हो या उन संस्थाओं से जो उनकी मदद करने का दावा करती हैं। चलती फिरती तस्वीरों का वादा। आज के ज़माने में भी तो हम ये देखते हैं, है ना? सोशल मीडिया पर ये फिल्मों और मीडिया की बनाई हुई एक चमकीली दुनिया है जो संघर्ष कर रहे गांवों के लोगों को कामयाबी का एक झूठा, एक अवास्तविक सपना दिखाती है। अब जरा फ्रॉस्ट के इन तीखे व्यंग्यात्मक शब्दों को देखिए, लालची अच्छा करने वाले और परोपकारी शिकारी जानवर। कभी सोचा है कि फ्रॉस्ट ने इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये उन सामाजिक एजेंसियों और नेताओं के लिए हैं जो गरीबों की मदद करने का नाटक तो करते हैं, लेकिन असल में अपने फायदे के लिए उनका शोषण करते हैं। ये टेबल सरकारी दावों और कवि की बताई सच्चाई के बीच के फर्क को साफ साफ दिखाती है। जहां सरकार पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन का दावा करती है, कवि उससे मानसिक मृत्यु कहता है। जिसे कल्याण यानी वेलफेयर कहा जाता है, वो असल में आत्मसम्मान को छीनना है, और जिसे विकास या डेवलपमेंट कहा जाता है, उसके नाम पर उनकी संस्कृति और जीने के तरीके को ही खत्म कर दिया जाता है। चलिए अब कविता के आखिरी और सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ दुकान के मालिकों की बेबसी और कवि का अपना अंदरूनी संघर्ष खुलकर सामने आता है। बचकाना लालसा, ये एक ऐसी उम्मीद है जो हताश है, लगभग भोली भाली है, कि शायद कोई एक कार कुछ खरीदने के लिए रुक जाएगी। फ्रॉस्ट इसे लगभग एक खुली प्रार्थना कहते हैं, जो उनकी बेबसी और उनकी मासूमियत दोनों को दिखाती है। और इस उम्मीद के ठीक सामने एक कड़वी सच्चाई है। हजारों स्वार्थी गाड़ियां जो हर दिन वहां से गुजरती हैं। ये संख्या उस बेरुखी के पैमाने को दिखाती है जिसका वो लोग हर पल, हर दिन सामना करते हैं। और नतीजा? खरीदने के लिए एक भी कार नहीं रुकती। ये एक सीधा साधा सपाट सा वाक्य उनकी लगातार मिलने वाली निराशा के पूरे भावनात्मक बोझ को हम पर डाल देता है। और विडंबना देखिए, जब कारें रुकती भी हैं तो क्यों? या तो उन्हें गाड़ी घुमानी होती है, या रास्ता पूछना होता है, या फिर पेट्रोल मांगना होता है जो उनके पास है ही नहीं। मतलब शहर के लोग उनसे बात भी सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें उन गरीबों से कुछ चाहिए होता है जिन्हें वो हर रोज नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पहुंचकर कवि अपने इमोशनल पीक पर है। वो इतनी हताशा महसूस करता है कि सोचता है कि इन लोगों को एक ही झटके में इनके दर्द से आज़ाद कर देना कितना बड़ा सुकून होगा। ये एक हताश, लगभग हिंसक इच्छा है जो बस उनकी पीड़ा को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन फिर वो आत्मचिंतन के एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ पर आता है। वो सोचने लगता है कि अगर कोई उसे धीरे से मेरे दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करे तो उसे कैसा लगेगा। ये सवाल दया के पूरे कॉन्सेप्ट को खुद कवि पर ही लागू कर देता है, और यहीं से कविता का रुख बदल जाता है। और यहीं पर फ्रॉस्ट हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सच्ची हमदर्दी आखिर है क्या? शायद ये सिर्फ मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरे के आत्मसम्मान को बनाए रखना भी है, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना दी गई दया भी एक तरह की क्रूरता हो सकती है। तो अगर इस चैप्टर को समझने का ये सफ़र अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सामग्री सिर्फ एक के लिए नहीं, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो एनसीईआरटी को कंसेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना दे।